हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम मगध एम्पायर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इसमें जितने भी डायनेस्टीज आती है वो सारी हम कवर करेंगे यहाँ पे पॉइंट वाइज। ओके। ऑल्सो आई मेक श्योर कि ये जो पूरा वीडियो होगा वो पूरा का पूरा हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ओके। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। इतना भी अगर आपने मगध एम्पायर के रिलेटेड अगर आपने पढ़ लिया तो भी सफिशिएंट होगा आपके लिए। ओके। इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगी कुछ चीजों को याद करने के लिए। ठीक है, कुछ चीजें हम माइंड मैप थ्रू भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हर चीज हम करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका पूरा ये काम आसान हो जाए, क्योंकि ना जीएस ऑलरेडी इतना वास्ट होता ही है कि क्या क्या याद करें और क्या नहीं। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि जितनी सारी चीजें हम सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। ओके। जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड तरीके से हम करेंगे, ट्रिक्स के जरिए करेंगे, थोड़े बहुत माइंड मैप से हम यूज करेंगे। ओके। सो स्टार्ट कर देते हैं। अभी वैसे देखा जाए तो मगध एम्पायर भी बहुत वास्ट है। ठीक है, तो उनमें भी कुछ कुछ ना कुछ डायनेस्टीज आती हैं। वो आपको क्रोनोलॉजिकली आपको याद होनी चाहिए। ओके, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। ओके। अपना जो एंशियंट डायनेस्टीज जो थी एंड उनके फाउंडर्स कौन थे, उनके उस टाइम पे कैपिटल्स क्या थे, उनके रिलेटेड मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आई बटन में भी मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप चाहे तो ये वीडियो खत्म होने के बाद वो भी देख सकते हो। आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे जितने भी रूलर्स थे, उनके डायनेस्टीज कौन कौन से थे, उनका उस टाइम पे कौन सा कैपिटल था, वो आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, विद ट्रिक्स भी मिलेगा आपको। ओके। तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे तो दे ही दिया है मैंने। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप प्लीज़ वो चेक कर लीजिए। ओके। सो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये कुछ डायनेस्टीज़ जो है ना वो आपको क्रोनोलॉजिकली आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने उस वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी एक ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पे। और वो ट्रिक है हसीना माशूका। ओके, ये ट्रिक है। अभी इस ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। वेरी सिंपल है, आपको अभी विद तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको याद हो जाएगा। देखिए, एच ए से हो गया हरियंक डायनेस्टी। ओके। देन एस एच आई से हो गया शिशुनाग डायनेस्टी। ओके। देन एन ए से हो गया नंदा डायनेस्टी। ओके। देन एम ए से हो गया मौर्यन डायनेस्टी। देन एस एच यू से हो गया शुंग डायनेस्टी। एंड देन के ए से हो गया कन्वा डायनेस्टी। है ना सिंपल। एक ही ट्रिक से 6 के 6 आपको डायनेस्टीज क्रोनोलॉजिकली आपको याद हो जाएंगे। ओके, वेरी सिंपल। ओके। एंड अभी यहाँ पे इस वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं मगध एम्पायर, वो उसमें आते हैं ये 3 डायनेस्टीज। ओके, ये मगध में आते हैं। अभी हम कुछ 2-3 पॉइंट्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि मगध जो था वो उस टाइम का इतना सर्वश्रेष्ठ, उतना वो राज्य क्यों बना था। ओके। उसके रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। राइज ऑफ मगध, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। ओके, तो ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये है कि मगध का जो एरिया है, जो मोस्टली जो बिहार वाले सेक्शन में पड़ता है, थोड़ा बहुत यूपी वाले में भी आता है, ये पूरा कहाँ आता है?
गैंगेटिक प्लेन्स में आता है, ठीक है? कहाँ आता है? किसमें पड़ता है ये? गंगा प्लेन्स में पड़ता है, ठीक है? जिससे ऑफ कोर्स पानी तो बहुत सारा है, उसके साथ-साथ एल्यूवियल सॉइल भी है, ओके? अच्छा खासा पानी है, एल्यूवियल सॉइल है, ओके? और अगर सॉइल एल्यूवियल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जिनकी वजह से एक सोसाइटी उस टाइम पे आराम से फलीफूट हो सकती थी, ओके? तो ये एक रीज़न रहा, ओके? देन सेकंड रीज़न आता है आयरन डिपॉज़िट्स, आयरन डिपॉज़िट्स इन राजगीर। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आयरन डिपॉज़िट्स राजगीर के एरिया में बहुत मिला था, जो इनडायरेक्टली आयरन मिला है, तो वो कहाँ पे यूज़ होगा? मोस्टली वेपन्स बनाने में यूज़ होगा, ठीक है? अगर वेपन्स बनाने में यूज़ होगा मतलब अल्टीमेटली वो वॉर्स में यूज़ हो सकता है वो चीज़, ठीक है? जिसकी वजह से उनकी आर्मी जो थी, वो स्ट्रेंथन हो गई थी, ओके? एंड थर्ड पॉइंट कि वो लोग एलिफेंट्स का यूज़ करते थे वॉर्स में, यूज़ ऑफ एलिफेंट्स इन वॉर्स, ठीक है? जिनकी वजह से वॉर्स में या फिर ऐसे जो बैटल्स होते थे उसमें उनका एक अपर हैंड रहता था, ठीक है? अपर हैंड देखिए सीधी-सी बात है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे अगर आप यू नो किसी से युद्ध कर रहे हो, ठीक है? अगर आप चैरियट से कर रहे हो वगैरह-वगैरह, ठीक है? यहाँ यह ये एक चैरियट है, ये एक चैरियट है, ठीक है? ये एक चैरियट है। अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कर रहे हो आप एक दूसरे को आसानी से मार सकते हो। लेकिन अगर कोई एक इंसान यहाँ ग्राउंड लेवल पे है और कोई लिटरली यहाँ एलिफेंट के ऊपर बैठा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली एक अपर हैंड मिलता है। यहाँ पे यहाँ से अगर किसी को मारना होगा तो देयर आर चांसेस कि उसका जो निशाना है वो चूक सकता है। ओके, तो एक अपर हैंड मिलता था एलिफेंट्स की वजह से, ठीक है? तो ये कुछ 3 बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तीनों, ओके? देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने देखा जो 3 डायनेस्टीज़ आते हैं, उनमें भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, उनको हम एक फ्लो चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे, ओके? पहले हम स्टार्ट करेंगे हरियंक से, ठीक है? इसको हम जैसे-जैसे पढ़ेंगे ना, वैसे ही हम उसको बनाते जाएँगे, ठीक है? तो इसमें हरियंक डायनेस्टी में जो पहला चीज़ हमें जो पढ़नी है, मतलब पहले जो रूलर आते हैं वो हैं बिम्बिसार, ठीक है? देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर जो आते हैं वो हैं अजात शत्रु, ठीक है? ये इनके बेटे थे, ओके? देन नेक्स्ट आते हैं इनके बेटे उदाइन, ठीक है? देन इनके बाद और 2-3 तो आते हैं लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है? उसके बाद लास्ट डायरेक्टली हमें देखना है दैट इज़ नाग दशक या फिर नाग दशक, ठीक है? ये हरियंक डायनेस्टी के 4 इम्पोर्टेंट रूलर्स हो गए, ठीक है? बाकी का भी हम जैसे-जैसे वीडियो बनाएँगे, वैसे-वैसे हम देखेंगे उनको, ठीक है? सो अभी स्टार्ट करते हैं हरियंक डायनेस्टी के बिम्बिसार से। अच्छा ओके, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हरियंक डायनेस्टी का एक ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो बता देती हूँ यहाँ पे ऊपर ही, ठीक है? एंड दैट इज़ 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक, ठीक है? ये बिम्बिसार का नहीं है, ये हरियंक डायनेस्टी का है पूरा। हाँ, हरियंक डायनेस्टी का ये पूरा टाइमलाइन है, जिसमें बिम्बिसार के अकेले का आता है 544 बीसी से लेकर 492 बीसी, ठीक है? ये इसका इतना कार्यकाल आता है, ओके? अभी स्टार्ट करते हैं। सो बिम्बिसार एक्चुअली देखा जाए तो हरियंक डायनेस्टी का फाउंडर है। देन
कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर, मतलब गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर के ये समकालीन भी थे। ठीक है, हमने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के वीडियोस में भी हमने देखा है कि कैसे इन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया था, प्रोत्साहन इन द सेंस की बहुत बढ़ावा दिया था दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म को उन्होंने। ठीक है, देन इनका जो कैपिटल था वो था राजगीर या फिर गिरिराज। ठीक है, देन इनका जो एक्सपेंशन पॉलिसी था वो कैसा था, थ्रू मैरिज। ठीक है, मतलब जो एंशियंट पीरियड का जो एक्चुअली जो ये जो टाइम था उसमें आपने बहुत टाइम ऐसे देखा होगा कि एक राजा तीन तीन चार चार पांच पांच शादियां करते थे। वो इसीलिए करते थे सो दैट उनके अलायंसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उनकी फिर वो जो पॉलिटिकल जो टेरिटरी है वो बढ़ सके। इसीलिए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन होता था उनके मल्टीपल शादियां करने का। ठीक है, वैसे ही बिंबिसार ने भी किया था। सो बिंबिसार ने कितनी शादियां की थी, तीन शादियां की थी। तीनों नाम इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी देखते हैं पहली वाइफ कौन थी उनकी, कौशल देवी या फिर महाकौशल। ठीक है, ये कौन थी, डॉटर ऑफ कोसल किंग प्रसेनजित। ठीक है, कोसल के जो राजा थे, जो हमने कोसल हमने लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था महाजनपद, अगर आपको इसका कैपिटल अगर आपको याद हो, अलोंग विथ जो मैंने उसकी जो ट्रिक बताई थी, अगर आपको वो पता हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इससे आपको भी एक एक क्लिक बैठेगा कि आपको वो चीजें याद है कि नहीं जो मैंने ट्रिक्स बताई थी। ओके, सो अभी देखते हैं हम ना इसको, देखते कि उनका जो टेरिटरी था वो कहाँ कहाँ तक था। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अभी देखिए जैसे उन्होंने कोसल के किंग की लड़की से शादी की थी, कोसल देवी से, मतलब अभी देखिए यहाँ पे ये आ गया मगध, राजगीर। ठीक है, अभी इन्होंने किससे शादी की, महाकौशल्या देवी से शादी की इन्होंने। तो ये वाला रीजन, सॉरी, ये वाला रीजन आ गया। ठीक है, ये रीजन इनको मिल गया, देखिए अलायंस से, हाँ सर। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट है छेलना। छेलना कौन थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी हेड चेतक। सो लिच्छवी जो क्लैन था ना, ये यहाँ पे आता था, यहाँ यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ मैं, अपना नेपाल का। ठीक है, नेपाल में था ये क्लैन, तो वहां की ये प्रिंसेस थी चेलना। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन भी आ गया, नेपाल वाला सेक्शन मतलब यही का जो सेक्शन था वो भी इनको मिल गया। ठीक है, देन नेक्स्ट खेमा। खेमा कौन थी, डॉटर ऑफ मद्र किंग। ठीक है, मतलब मद्र जो राज था, ये देखिए यहाँ पे उनकी जो प्रिंसेस थी खेमा, उनसे शादी की, मतलब ये मद्र राज भी उनके अंडर आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट, अभी देखिए इनको डाउरी में क्या मिला था जब उन्होंने कौशल देवी से शादी की थी। हाँ, तो उन्हें क्या मिला, काशी मिला। ठीक है, तो काशी कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे, ये एक सेक्शन आ गया, ये उनको डाउरी में मिल गया। ओके, तो इतनी सारी जगह उनको मिल गई। अभी ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा पड़ेगा मुझे। ओके, सेंट अ रॉयल फिजिशियन जीवक टू उज्जैन। ठीक है, क्यों, व्हेन अवंती किंग प्रद्योत वाज सफर फ्रॉम जॉन्डिस। ओके, तो अभी हुआ ऐसा था कि ये जो अवंती के जो राजा थे उस टाइम पे प्रद्योत, ठीक है, उनका और इनका एंटी चल रहा था। ठीक है, बिंबिसार का और इनका एंटी चल रहा था, मतलब वॉर लाइक कंडीशंस वो उस टाइम पे थी। ओके, एंड बहुत सालों तक चल रहा था। ओके, संधि हो ही नहीं रही थी। एंड उस टाइम पे हुआ ऐसे कि ये जो प्रद्योत राजा प्रद्योत थे उनको उस टाइम पे हुआ था जॉन्डिस। ठीक है, पीलिया हुआ था। अभी बिंबिसार ने क्या किया, उनका जो रॉयल फिजिशियन था, मतलब उनके कोर्ट में जो वैद्य थे, जीवक नाम था उनका। ठीक है, क्या नाम था, जीवक था। उनको बिंबिसार ने क्या किया, उनको भेज दिया उज्जैन कि उनको जाके ठीक करा। ठीक है, अभी ठीक कराया तो क्या हुआ, कंडीशंस थोड़े अभी ना, सिचुएशन थोड़ी अभी काम डाउन हो गई। ठीक है, थोड़ा एक ना संधि संधि हो गई उन दोनों में। तो ऐसे करके अवंती के साथ भी इनका अलायंस बन गया। देखा, इस तरह से उन्होंने टैक्टिक्स लगाई।
देन नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, कॉन्कर्ड अंग, अंग को भी जीत लिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अंग, अंग देश है। ठीक है, अंग का क्या है कैपिटल, चंपा। इसको हमने याद कैसे किया था कि अंग पर हम क्या करते हैं, अंग पर क्या करते हैं, चंपी करते हैं। ठीक है, अंग पर क्या करते हैं, हम चंपी करते हैं। तो अंग का कैपिटल हो गया चंपा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये इतना सारा टेरिटरी पूरा बिंबिसार के अंडर आ गया था। देन नेक्स्ट उनको क्या बोलते थे, सेनिया या श्रेणिक। श्रेणिक या फिर कहीं कहीं पे श्रोणिक भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, श्रोणिक। ठीक है, श्रोणिक भी लिखा हुआ था। तो उन्हें ये क्यों कहते थे, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी हो। ठीक है, इसलिए उनको सेनिया या फिर श्रेणिक या फिर श्रोणिक भी कहते थे। ठीक है, बस इतना आपको, इतनी सारी चीजें आपको बिंबिसार के बारे में याद करनी है। देन नेक्स्ट देखते हैं रूलर कौन सा आता है, अजात शत्रु। ठीक है, ये बिंबिसार के ही बेटे थे। ओके, इनका कार्यकाल क्या था, 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। ठीक है, अभी ही वॉज अ सन ऑफ बिंबिसार एंड चेलना। ठीक है, चेलना के बेटे थे ये, जो कौन थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक है, लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी। ओके, इनके बेटे थे ये। इनको और क्या क्या नाम से बुलाते थे, पहला तो है कुनिक। ठीक है, जैन लिटरेचर में इसका रेफरेंस दिया गया है। देन नेक्स्ट पितृहंत। ठीक है, मतलब किल्ड हिज ओन फादर, मतलब इसने अपने पिता को ही मार डाला था। ठीक है, एंड कहीं कहीं पे वैदेही पुत्र भी आता है नाम। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर छेलना की जगह वैदेही नाम भी आता है। ओके, तो इसलिए वैदेही पुत्र भी आता है, लेकिन मोस्टली ये दो नाम तो इंपॉर्टेंट है, कुनिक और पितृहंता। ठीक है, देन इसके पास क्या थी, दो वॉर मशीनरीज थी। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या था, उसमें से एक जो था वो था रथ मुसल। रथ मुसल क्या था, चैरियट विद ब्लेड्स। एंड दूसरा जो था वो क्या था, महाशिला कंटक, मतलब इंजन थ्रोइंग बिग स्टोन्स। ये देखिए यहाँ पे ये रहा महाशिला कंटक एंड ये रहा रथ मुसल। ये दोनों चीजें आपने बाहुबली में देखी होंगी। ठीक है, बाहुबली में देखी होंगी, ये तो भल्लाल देव के पास था। ठीक है, एंड ये भी एक काइंड ऑफ आई थिंक, ये आई थिंक बाहुबली को दिया गया था। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों वॉर मशीनरीज जो थी वो अजात शत्रु के पास थी उस टाइम पे। ठीक है, देन इसने क्या किया था, गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी एंड वची। देन नेक्स्ट बुद्धा, गौतम बुद्ध डाइड ड्यूरिंग हिज reign। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। करेक्ट, उस टाइम में हुई थी, तो इसी कार्यकाल, सॉरी, इसी टाइमलाइन में आ गया ये। ठीक है, इसको भी हमने कैसे याद किया था कि एक तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 4 लिखा, उसका हाफ एंड 4 के पहले वाला नंबर लिख दिया हमने, वैसे याद किया था। या फिर पहले 3 लिखा, देन उसके आगे वाला नंबर यहाँ एंड देन डबल। जैसे आपका रीजनिंग, जिस तरह से आपका रीजनिंग काम करता है वैसे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको याद कर लिया था। देन इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। ठीक है, इसको भी हमने याद किया था। ठीक है, पता है ना, RVPK AK, पता है ना। सो आर से क्या हो गया, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो आर से हो गया राजगीर, राजगीर में हुआ था। एंड ए से क्या हो गया, अजात शत्रु। ठीक है, तो ये भी हमने याद कर लिया था। एंड उस टाइम पे प्रिसीडिंग मंक कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे।
हाँ, इनको भी हमने कैसे याद रखा था? MSMV, ठीक है? RVPK, AK, MSMV, ठीक है? तो M से हो गया महाकश्यप, ओके? तो ये हो गया हमारा अजातशत्रु वाला टॉपिक कंप्लीट। देन नेक्स्ट आते हैं उदाइन। उदाइन कौन थे? सन ऑफ अजातशत्रु, ठीक है? उन्हीं के बेटे थे। एंड इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी अपने पिता की तरह ही अपने पिता को मार दिया, ठीक है? मतलब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, उदाइन ने अपने पिता को मार दिया, ठीक है? एंड इनके डायनेस्टी में पूरा यही चलता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है? अभी उदाइन का कार्यकाल कितना था? 460 बीसी से लेकर 440 बीसी, ठीक है? मतलब उनके बाद भी, अभी इनके बाद इनके बेटे आएंगे, ये भी उनको मारेंगे, उनके बेटे आएंगे, वो उनको मारेंगे, यही चलता आएगा इसके इसमें, ठीक है? तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं सिर्फ, ठीक है? ये अजातशत्रु के बेटे थे। इनको और एक नाम से बुलाते थे, दैट वाज उदय भद्र, ठीक है? उदाइन या फिर उदय भद्र। देन अभी इन्होंने क्या किया था? इनका जो कैपिटल जो पहले राजगीर में था, उन्होंने अभी ये शिफ्ट करके कहाँ कर लिया? उन्होंने पाटलिपुत्र में कर दिया, ठीक है? इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले कैपिटल कहाँ पे था? राजगीर में था। अभी इसने क्या किया? ये आ गया उड़ के उड़ के कहाँ आ गया? पाटलिपुत्र में आ गया, ठीक है? पाटलिपुत्र में कैसे आ गया? उड़ के आ गया। सो उदाइन ने क्या किया? कैपिटल शिफ्ट किया, कहां से? राजगीर से पाटलिपुत्र कर लिया, ठीक है? देन उदाइन के बाद भी कुछ उनके सक्सेसर आते हैं, जैसे अनिरुद्ध हो गया, मुंड हो गया, नागदशक हो गया, ठीक है? लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? लास्ट में सिर्फ आता है एक नागदशक, जो कि लास्ट रूलर आता है हरियंग डायनेस्टी का, ठीक है? देन नाग दशक के ही ये मिनिस्टर थे शिशुनाग, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से आगे जाकर शिशुनाग डायनेस्टी हमारी स्टार्ट होगी। इन्होंने भी वही काम किया। इन्होंने शिशुनाग ने क्या किया? नाग दशक को मार दिया एंड अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, ओके? यहां से अभी स्टार्ट होगा हमारा शिशुनाग डायनेस्टी। अभी शिशुनाग डायनेस्टी का भी हम एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ एक बना लेते हैं पहले तो, ओके? वहीं पे ऐड कर देते हैं उसको भी। हाँ, शिशुनाग डायनेस्टी में पहले कौन कौन आएगा? शिशुनाग ही है, ठीक है? देन इनके बाद आते हैं काल, अशोक, ठीक है? या फिर उनको काकवर्ण भी बोलते हैं, काक वर्ण। देन इसके बाद एक याद हमें रखना है, लास्ट रूलर जो है महानंदिन, ठीक है? ये तीन चीजें आपको शिशुनाग में याद रखनी है, ठीक है? शिशुनाग डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। इसका कार्यकाल क्या है? ये दिखते हैं पहले तो। इसका ओवरऑल कार्यकाल है 412 एक्चुअली, 413 बीसी से लेकर 345 बीसी तक, ठीक है? ये शशनाग डायनेस्टी का टाइमलाइन आता है, ओके? इसमें पहले देखते हैं शशनाग। ये कौन थे? मिनिस्टर ऑफ नागदशक थे, ठीक है? इन्होंने क्या किया है? इनका एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, जो कि है इन्होंने अवंती जो है उसको एनेक्स कर लिया था, विच एंडेड ईयर ओल्ड राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। देन नेक्स्ट आता है काल अशोक, जिन्हें काकवर्ण भी कहते हैं, ठीक है? इस इनमें इंपॉर्टेंट क्या बात है कि यहाँ पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इनके टाइम पे, वैशाली में, ठीक है? वही फिर से देखते हैं वो जो हमने टेबल बनाया था, अगेन RVPK, AK, MS, MV, ठीक है?
तो अभी ये कौन सी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये देखिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, वैशाली में हुई थी। किसने कराई थी, किसके काल अशोक के टाइम पे हुई थी। एंड उसके अध्यक्ष कौन थे, एस से सबकामी, ठीक है। देन ये हो गया। देन लास्ट आते हैं महानंदी, इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि लास्ट रूलर कौन थे इनके, शेषनाग डायनेस्टी के महानंदिन थे। ओके, अभी इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा नंद डायनेस्टी। अच्छा हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि शिशुनाग ने क्या किया था कि इसने भी कैपिटल शिफ्ट किया था, ठीक है। इसने क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था, ठीक है। कहाँ किया था शिफ्ट, वैशाली में किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, सो अभी तक क्या क्या हुआ है कि पहला तो राजगीर था, ठीक है। राजगीर से उड़ के कौन आया, उदयन आया, उसने कहा किया, पाटलिपुत्र किया, ठीक है। एंड देन अभी शिशुनाग ने कहा किया, वैशाली में किया अपना कैपिटल, ठीक है। यहां तक अभी तक समझ आ गया। हम्म, अभी आगे की स्टोरी जो स्टार्ट होती है नंद डायनेस्टी की, उसकी एक्चुअली आपको एक बैक स्टोरी थोड़ी सी बतानी पड़ेगी, ठीक है, सो दैट आपको कुछ चीजें पता चले। तो अभी स्टोरी ऐसे हो गई थी कि महापद्मनंदन का एक इलेजिटिमेट बेटा हो गया था, ठीक है। किसके साथ, एक स्त्री थी जो शूद्र थी, ओके। इनके साथ मिलकर उनको एक बेटा होता है, ठीक है। ऑब्वियसली उनका वो एक इलेजिटिमेट बेटा होता है वो, ओके, बिना शादी के होता है वो। एंड उसका नाम होता है महापद्मनंद, महापद्मनंद, ठीक है। ऑब्वियसली वो महानंद उसको एक्सेप्ट करते नहीं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये भी शूद्र क्लैन को ही, सॉरी क्लैन नहीं, शूद्र जाति को ही बिलोंग करते हैं वो भी, ठीक है। महानंदी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, आगे जाके महापद्मनंद ही नंद डायनेस्टी स्टार्ट करता है, ओके। इतना आपको आइडिया आ गया। अभी देखते हैं महापद्मनंद, ठीक है। सो महापद्मनंद कौन है, ये फाउंडर है नंद डायनेस्टी का, ओके। इसको क्या बोलते हैं, नोन एज सर्व क्षत्रांतक, ठीक है, या फिर उग्रसेन बोलते हैं, या फिर एकरट बोलते हैं। अभी ये क्यों बोलते हैं, देखिए सर्व क्षत्रांतक क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय ऑफ ऑल क्षत्रिय। सी, उसको बचपन से ये चाइल्डहुड काइंड ऑफ एक ट्रॉमा उसका रह गया था कि उसके पिताजी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। वो अपनी मम्मी के साथ बड़ा हो गया था, तो उसे ऑब्वियसली क्षत्रियों के लिए एक हेट्रेड थी उसके मन में, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया था, सारे जितने भी क्षत्रिय जो राजा थे उस टाइम पे उनको वो मार काट रहा था, ठीक है, उनको हरा रहा था। इसलिए उसको सर्व क्षत्रांतक कहते थे, ठीक है। अभी इस स्टोरी से आपको याद रहेगा कि उसको इतनी मतलब वो एंटी क्षत्रिय क्यों था, ठीक है। देन उसको उग्रसेन भी बोलते थे, ठीक है, मतलब एक ह्यूज आर्मी थी उसकी, ठीक है। एकरथ मतलब एक सोल मोनार्क था। एंड उसको सेकंड परशुराम भी कहते थे, ठीक है। अगर आपको नो हमारी इंडियन हिस्ट्री अगर पता हो, परशुराम जी के बारे में अगर आपको पता हो, तो आपको ये आइडिया होगा कि परशुराम जो थे, जो विष्णु जी के अवतार थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, उनको मार दिया था, ठीक है, मास किलिंग की थी। इसीलिए उस हिसाब से भी उनका नाम सेकंड परशुराम पड़ गया था, ठीक है। मतलब उसको बचपन से ही क्षत्रियों के लिए वो चिढ़ थी, ठीक है। एंड इन्हें फर्स्ट एम्पायर बिल्डर या फिर एम्परर ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं उनके रिलेटेड। देन अच्छा, हमने इसका ये नहीं दिखा ना, नंद डायनेस्टी का टाइमलाइन।
नन डायनेस्टी का टाइमलाइन कहाँ से कहाँ तक है? 344 बीसी या फिर 345 था ना, पहले हमने लिखा था। हाँ, तो 345 ही लिखते हैं। ठीक है, 345 बीसी से लेकर 323 बीसी तक था। ठीक है, ये नन डायनेस्टी का टाइम था। ओके। तो हाँ, महापद्मनंद हो गया। अभी इसी का जो बेटा था वो था धनानंद, जो इस नन डायनेस्टी का लास्ट रूलर भी था। कुछ ज्यादा बड़ी डायनेस्टी थी नहीं। ठीक है, इसी के टाइम पे जो अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था, मतलब अलेक्जेंडर जो आया था, ये इसी के टाइम में था। ये देखिए 326 बीसी में। ठीक है, मतलब इसी के टाइम पे वो जो बैटल ऑफ हेडास्पस हुई थी। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, बैटल ऑफ हिडास्पस हुई थी। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? बिटवीन अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस हुई थी वो। ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली अलेक्जेंडर जीता था, लेकिन उसने बाद में फिर पोरस की बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। ठीक है, एंड ये कहाँ हुई थी? ओ सो सॉरी, यहाँ पे मैंने ये हिडास्पस है। ठीक है, हिडास्पस या फिर यही एक्चुअली रिवर झेलम पे हुई थी। ओके, देन ग्रीक टेक्स्ट में धनानंद को एग्रमेस या फिर जैंड्रमेस के नाम से भी वहां पे उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा ये पूरा मगध एम्पायर जो है ये खत्म होता है। एंड इसी के बाद ही, मतलब धनानंद को बाद में हराकर कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य आता है। वहां से हमारा मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हम ये जो फ्लो चार्ट है ना वो हम कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, ये आ गया नंद डायनेस्टी। ठीक है, इसमें कौन आ गया पहले? महापद्मनंद। ठीक है, एंड देन उसके बाद आ गया धनानंद। ठीक है, ये हमारा पूरा, सॉरी मौर्यन लिखने वाली थी मैं, मगध एम्पायर का ये पूरा एक फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट मतलब ये चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। जितना मेरी तरफ से हो सके मैंने जितना इजीली हो सके मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है। जहां ट्रिक्स दे सकी हूँ वहां पे ट्रिक्स भी दी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो प्लीज वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।